जो उत्तल दर्पण होता है उसमें F बराबर R/2 सिद्ध करना है। ये हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़े हुए थे, और आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो उस पर आज हम लोग गौर कर रहे हैं कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध होगा। तो F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए देखिए क्वेश्चन गलती से ना थोड़ा बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा एडिटिंग करने में दिक्कत हो गया था, इसलिए थोड़ा बीच में लिखा गया है। तो हम इसको ये राउंड कर देते, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 में, 22 में और 24 में। तो इसको हम लोग समझते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F जो भी बोलिए, इसका सत्यापन कर चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी चीज को अवतल दर्पण में। तो हम लोग बनाते हैं एक अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण है वो ऐसा बनता है, जिसमें ये मेरा इस साइड भाग रचित होता है, ये C होता है वक्रता के अंदर, ये P होता है, इस दोनों के बीच में रहता है हमारा F। इसमें मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आएगी, ये किरण परावर्तन के बाद मेरा कहाँ कटेगी, F पर कटेगी, और ये बीच में क्या होगी, मेरा BC अभिलंब होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी फिगर को लिखेंगे, जो हम लोग फिगर में काम किए हैं उसको हम लोग पहले भाषा में लिख लेते हैं कि लिखना कैसे है। पहले भाषा लिख लेते हैं फिगर का, जो अभी हम चित्र बनाए हैं उस चित्र में क्या किए हैं उसको हम लोग लिख। देखिए हम लोगों ने लिख लिया, क्या लिखा कि ये एक उत्तल दर्पण है मेरे पास। ठीक, इस उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण में जो है एक रेखा AB आ रही है, जो मेरा ये जो मुख्य अक्ष है उस मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये रेखा परावर्तन के बाद ये आई, अब परावर्तन के बाद F पर कटी है, और बीच में जो ये BC है, मेरा BC क्या है, अभिलंब है। ठीक है, जो हमने क्या वो लिख दिया। अब यहाँ इस कोण का नाम देते हैं हम लोग एंगल 1, इसको दे देते हैं एंगल 2, एंगल 2। तो लिखा नहीं रहा है, इसको देते हैं एंगल 3। अब ध्यान दीजिए, जाते हम लोग जान रहे हैं कि ये किरण आ रही है और ये टकरा के लौट रही है। तो जो ये आ रही है और ये बीच में अभिलंब है, तो ये वाला जो कोण होगा वो परावर्तन होगा, अपतन कोण होगा, और ये वाला कोण परावर्तन कोण होगा। और जहां तक हम लोग परावर्तन का नियम पर है, उस परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम से होगा, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा हम लोग का, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख के इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं जब भी कोई दो रेखा रहे समांतर है, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण होता है जो बराबर होता है। सेम यहाँ देखिए वही चीज है, यहाँ एक कोण है और ये एक कोण है, और ये रेखा मेरा क्या है, समांतर है, और ये तिरछी रेखा इसको काट रही है। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो उसके अनुसार हमारा जो एंगल 1 है वह एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। किस नियम से होगा, एकांतर कोण के नियम से। तो हम लिख देते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3 2, यह लिख दिया हम लोग एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब देखिए 1 बराबर है इक्वेशन 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से गौर करिएगा। 1 बराबर है एंगल 1 और एंगल 1 यहाँ पर है हमारा बराबर है, ये एंगल 1 और ये एंगल 1 बराबर। जब ये दोनों बराबर तो एंगल 2 मेरा एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। तो हम देखिए अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में
ये दोनों कोण बराबर हो रहा है तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो अगर हम इस चीज को गौर करें तो ध्यान दीजिएगा, एंगल जो मेरा 2 है, ये जो एंगल मेरा 2 है वो एंगल 3 के बराबर है। तो 2 अगर हम यहां लेते हैं और 3 मेरा यहां है तो यह मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है सर। तो इस त्रिभुज के अंदर 2 और 3 है, तो जब 2 और 3 बराबर है तो उसके सामने की भुजा CF और BF भी आपस में समांतर होगी। CF किसके समांतर होगी? BF के समांतर होगी। किस त्रिभुज में लिए हम लोग लिए त्रिभुज BCF में। किस में लिए? BCF में। एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया, तो हमारा CF किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा, ठीक। CF मेरा किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, जब CF मेरा BF के बराबर होगा तो ये B मेरा यहाँ है और P मेरा यहाँ है, तो ये B और P जो है ना, ये जो BP है, ये भले हमको यहाँ दिख रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में दर्पण में BP के क्या होगा सर? BP के सन्निकट है। सन्निकट मतलब होता है काफी निकट है। जब BP के सन्निकट है, जब BP के सन्निकट होगा तो BP के सन्निकट है, देखिए सन्निकट है, तो जब BP के सन्निकट हो तो B जो है मेरा वो लगभग P के बराबर होगा। B लगभग P के बराबर होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ CF बराबर मेरा BF दिया हुआ है, तो इस B के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये P है मेरा। इस B के जगह में क्या लिख सकते हैं? CF बराबर B के जगह लिख सकते हैं PF। CF बराबर PF, इसको हम लोग दे दिए इक्वेशन 2। CF बराबर PF हो गया। अब देखिए, जिसके जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में बता ही चुके हैं कि दर्पण से कोई भी दूरी जो है वो P से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? P से। तो दर्पण की कोई भी दूरी P से ना मापी जाती है तो पूरा जो मान है वो P से ही शुरू होगा। तो अगर हम लोग इस PC को ले तो इस PC को क्या लिख सकते हैं हम लोग? PC बराबर क्या लिख सकते हैं? CF जोड़ PF। PC बराबर क्या लिख सकते हैं? CF जोड़ PF। PC बराबर लिख सकते हैं CF जोड़ PF। देखिए, इसमें भी P है, इसमें भी P है, लेकिन इसमें P नहीं है, इसको भी P मिलाना हो। तो इक्वेशन 2 में गौर करिए आप, इक्वेशन 2 में CF बराबर हमने क्या निकाला? PF निकाला है। तो जो CF है उस CF के जगह लिख दिए PF, और ये PF ऑलरेडी रह गया मेरा, तो PC बराबर PF, जो PF हो गया तो PC बराबर क्या हो गया? PF। PF क्या हो जाएगा? 2PF। तो देखिए, जो हमारा P से C तक का जो दूरी है ये P है, इस P से C तक का दूरी को हम लोग कहेंगे R, ठीक। P से C तक का दूरी को क्या कहेंगे? R कहेंगे। और इसी P से ये F तक का दूरी को कहेंगे F। क्या कहेंगे? F। तो इस PC के जगह में लिख सकते R, 2 इंटू PF के जगह में लिख सकते R F। तो मेरा हो गया R बराबर 2F, जो हमारा प्रूफ करने के लिए बोला गया है। कभी कभी इसको बोल देता है R बराबर 2F के जगह दे देगा F बराबर R/2। तो इसको इस 2 को इधर कर देंगे तो F बराबर मेरा R/2 हो जाएगा। हो गया प्रूफ, ठीक। यानी जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ आज के वीडियो का। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में क्यों होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामत बनाने में क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये फिगर समझिए आप। अगर ये मेरे पास अवतल दर्पण है और ये मेरा P है, यहाँ C है और यहाँ F है, ठीक। ये अवतल दर्पण है मान लीजिए। तो अगर हम किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये ऐसे आती है, और आने के बाद ये किरण जो है परावर्तित होकर F से कटेगी, ठीक। और दूसरी किरण जो है वो उसके C से ऊपर जाएगी, C से ऊपर जाएगी। तो गौर करिए, इधर फैलते जाएगा और ये धीरे धीरे करके इधर सिकुड़ेगा। तो इस वस्तु का इमेज दूसरी ओर बनेगा और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को हम लोग P और F के बीच रखे तो उसका बड़ा सीधा प्रतिबिंब जो है वो दूसरी ओर बनता है। कहां बनता है? दूसरी ओर बनता है। तो उसी चीज को अगर हमारा चेहरा यहाँ रहता है तो हमारे चेहरे का बड़ा इमेज दूसरी ओर बनेगा, वो भी सीधा बनेगा, जिसके कारण नाई को जो है हमारे दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी आसानी से दिखाई देते हैं।
इसीलिए हम लोग हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि, तो क्वेश्चन लिख दिए हम, आंसर लिख दिए, सॉरी क्या लिखे कि ये चीज को हम यहाँ लिख दिए, क्या लिखे, अवतल दर्पण में यदि नजदीक रखी वस्तु, अवतल दर्पण में नजदीक रखी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है, नजदीक रखी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है, इसलिए नाई को छोटे बाल भी दिखाई देते हैं और हजामत बनाने में सुविधा होती है। इसीलिए इसीलिए हम इसीलिए हम अवतल दर्पण का यूज हजामत बनाने में करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर में क्यों होता है। देखिए, अगर हम उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा बनता है, ठीक, उत्तल दर्पण ऐसा बनता है और इसका रजतीत भाग मेरा ये होता है, और ये अगर मेरा ये हो गया रजतीत भाग। इसमें होता क्या है, अगर मेरा आंख यहाँ है, अगर व्यक्ति का आंख यहाँ है, तो ऊपर अगर हम इतना दूर देख रहे हैं और ये इतना दूर जा रहा है मेरा दृष्टि क्षेत्र, यानी मेरा पलक इस दर्पण में यहां से यहां तक जा रहा है, तो इतने दूर के जो डिस्टेंस है, तो ये परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ेगा और ये परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ेगा। तो इतने दूर के डिस्टेंस में अगर पीछे हम चल जाएंगे तो पीछे का इतना दूर तक का वस्तु हमको इस आईने में दिखेगा। यानी कहने का मतलब हो गया, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफी विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र इसका क्या होता है, विस्तृत होता है, जिसके कारण ये तो दृष्टि क्षेत्र तो विस्तृत होता ही है, यानी बहुत दूर तक का वस्तु जो है हमें हमारे लेंस में या दर्पण में दिखाई देता है। दर्पण कह दिए, लेंस बोल दिए गलती से, दर्पण है। तो बहुत दूर तक का वस्तु हमें हमारे दर्पण में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है काफी विस्तृत होता है, और इसी कारण से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग जो है इसमें करते हैं, क्या बोलता है, साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। इसके अलावा एक और खासियत रहता है कि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का छोटा इमेज बनाती है। कैसा इमेज बनाती है, छोटा इमेज बनाती है, यानी बड़े क्षेत्र के वस्तु का इमेज वह बहुत कम क्षेत्र में बनाती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। देखिए लिख दिए हुए हैं, अवतल दर्पण का यूज साइड मिरर में इसलिए होता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, यानी बहुत दूर तक के क्षेत्र को यह दिखाता है, और वह वस्तु का सीधा तथा छोटा इमेज बनाता है, सीधा और छोटा इमेज बनाता है, जिसके कारण हम लोगों को जो साइड मिरर है, जो पीछे वाला शीशा है, साइड मिरर मतलब पीछे वाला शीशा पारदर्शी, उसमें पीछे रोड की बहुत दूर तक की गाड़ियां दिखाई देती है, और हम लोग आसानी से गाड़ी को साइड देते हैं। अगर देना रहता है तो साइड से गाड़ी निकल जाती है। अगर इसके में उत्तल दर्पण लगाएंगे तो कभी हमें वस्तु उल्टा भी दिख सकता है, कभी इतना बड़ा दिखेगा कि वो दर्पण में समाएगा ही नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा पीछे क्या, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अवतल दर्पण का यूज हम लोग वो क्या कर रहा है कि जो अवतल दर्पण है इसका यूज सोलर कुकर में क्यों होता है। अवतल दर्पण का यूज सोलर कुकर में क्यों होता है। देखिए, सोलर कुकर मान लीजिए है, ठीक, और यह हमने एक अवतल दर्पण लगा दिया, ये अवतल दर्पण, और यह सूर्य की किरणें हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण का खासियत क्या होता है, ये जो मुख्य अक्ष हो गया, इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो सभी जो है फोकस पर मेरा क्या होगी, जमा होगी, एक बिंदु पे जमा होगी। अवतल दर्पण का ये खासियत होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर जमा होती है, जिसके कारण इतने दूर की जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी जो हमारा सोलर कुकर है उसके अंदर एक बिंदु पे जमा होने लगेगा, जिसके कारण सोलर कुकर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके अंदर का ताप बढ़ेगा, जिसके कारण अंदर रखे हुए भोजन आसानी से पक जाएंगे। इसलिए हम लोग इसमें सोलर कुकर का यूज करते हैं। तो चलिए लिखेंगे क्या, उसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं इसमें, जो कह क्या रहा है, जो समझाए उसी चीज को लिख दिए हैं।
कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस पर जमा होती है और जिससे फोकस पर ताप बढ़ जाता है। कुकर के अंदर का ताप बढ़ जाता है। फोकस पर ताप जो बढ़ने लगता है, जब कुकर पर जब फोकस यहाँ है मान लीजिए, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि इतनी दूर की गर्मी यहाँ जमा होगी। जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो कुकर के अंदर का ताप बढ़ गया और खाना जल्दी पक जाता है। तो इस प्रकार हमारा सोलर कुकर काम करता है। उसमें किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन था आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए, आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, और उसको हम लोग सूचित करते हैं एम से। कभी भी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। और आवर्धन बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना। मान लीजिए प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर का और वस्तु है 10 सेंटीमीटर का, तो 20/10 2, यानी ये पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो है वह वस्तु का कितना गुना है? 2 गुना है। तो इस चीज को भी आवर्धन के द्वारा पता लगाया जाता है। तो आवर्धन हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर, और नीचे भी ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हो, तो दोनों कट जाएगा। इसी कारण से आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। तो ये हम लोगों का जो 15 नंबर क्वेश्चन था वो बन गया। अब आते हैं हम लोग, 15 भी बन गया, 16 भी बन गया, 15-16 हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे। तो अब अगला 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, ये पूछा 2016 में, और ये हमको लग रहा है कि ये VVI होगा, इसीलिए हम इसको लिख दिए। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, हम जाना है। और प्रकाश के जब सरल रेखा में चलती है तो जो प्रकाश होता है उसके किरण के जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश के किरणों का एक बिंदु पे जमा होना। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जमा हो तो उसको अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उल्टा बोल दिए। प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु से फैलती हुई नजर आए, ये ऐसे फैले, लग रहा है कि इस बिंदु से निकल के चारों ओर फैल रही है, तो उसको अपसारी कहेंगे। और जब एक बिंदु पे जमा होता हुआ नजर आए, जब एक बिंदु पर जमा होता हुआ नजर आए तो वह कहलाता है अभिसारी। प्रकाश के किरणों का समूह जब एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आए तो अपसारी, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा होती हुई नजर आए तो अभिसारी, और जब प्रकाश की किरणें समांतर हो एक दूसरे के तो वह समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो देखिए, अवतल उत्तल दर्पण में पहला अंतर होता है इसका। देखो, अवतल दर्पण का फिगर तो हम जान रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। उत्तल का ये ऐसे होता है। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह, ये रजतीत वाला भाग है। तो इसका परावर्तक सतह किधर है? अंदर की ओर है। इसका परावर्तक सतह किधर है? बाहर की ओर है। ठीक, हाँ, एक और लिख सकते हैं कि इसका जो रजतीत भाग होता है अवतल का, रजतीत भाग अवतल का कहाँ होता है? देखिए, इसका परावर्तक सतह अंदर है तो रजतीत भाग बाहर होगा, इसका रजतीत भाग अंदर होगा। एक अंतर ये भी हो सकता है कि इसका रजतीत भाग अवतल दर्पण का बाहर होता है और उत्तल दर्पण का रजतीत भाग अंदर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अंतर हो जाएगा, क्योंकि जब परावर्तक सतह अंदर रहेगा तो रजतीत भाग बाहर, और जब परावर्तक सतह बाहर रहेगा तो रजतीत भाग अंदर होगा। परावर्तक सतह बाहर है तो रजतीत भाग अंदर होगा। रजतीत मतलब होता है वह भाग जिसपे पारा या चांदी का लेप लगा हो, और जिधर रजतीत होता है परावर्तन उधर से नहीं होता है। दूसरा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यह अपसारी दर्पण कहलाता है, यह अभिसारी दर्पण कहलाता है। और यह प्रतिबिंब अवतल जो है ना, वो बड़ा तो प्रतिबिंब बना सकता है, छोटा ही बनाता है, बड़ा ही बना सकता है। तो अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा ही बनाता है, ये बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगला होगा अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है F, यह हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होती है। यहाँ P है, यहाँ C है और यहाँ F है, तो फोकस दूरी इस साइड होगी। याद रखिएगा, जिधर पारा रहेगा ना, पारा की तरफ ही प्लस होगा। तो इधर पारा तो इसका इधर है, जैसे ये अवतल दर्पण बना दिया हम लोग, तो इसका पारा तो इधर, फोकस इधर है, तो ये नेगेटिव होगा।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि जिधर पारा रहेगा, याद रखिएगा, पॉज से पारा, पॉज से प्लस, जिस साइड ये लाइन बना हुआ है, ये जो डॉट डॉट देते हैं हम जिस साइड, उधर प्लस होगा। देखिए उत्तल दर्पण का इधर प्लस है, तो इधर मेरा फोकस हो रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण मेरा इस तरह का बनता है, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी इधर हो रही है, तो पारा इधर है, तो इस साइड जो भी चीज होगा वो धनात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मान के चलिए एग्जाम में यही पूछा जाएगा। इसको कर लीजिए। मेरे अंदाज से पहला लेसन में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो हम 2 या 3 वीडियो में छोड़े हैं, 100% उसी में से पूछेगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, इच्छा भी जागती है कि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना। आप लोगों को तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।